हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम कोई भी सब्जेक्ट हुआ वो टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है आज के वो डायरेक्ट है और कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आज आप 30 में 30 स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं और कुछ भी टफ नहीं है, लेंदी क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पेडागॉजी सेशन से है तो सीडीपी से ही, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। और एक बात और, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन अधिगम से है, लर्निंग से है, ठीक है। दूसरे सेशन में हम जब बात करेंगे तो वहाँ से अर्जन से क्वेश्चन होगा। अधिगम, जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम की बात जब भी होती है तो वो इस प्रकार से होती है कि ये एक औपचारिक होता है, ठीक है ना। एक औपचारिक विधि है जहाँ पे आपको नियम कानून के साथ सभी रूल्स फॉलो करके चीज़ों को सीखना है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट का व्याकरण सीखते हैं तो ठीक है, तो वो अधिगम हो जाता है। जैसे स्कूल में हम कुछ सीखते हैं औपचारिक तरीके से, तो अधिगम हो जाता है। अर्जन जो होता है, हम अनौपचारिक तरीके से कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं बिना बिना जो है आपके नियम कानून के, अपने आसपास पड़ोस से, तो वो आपका अर्जन हो जाता है। चलिए, फिलहाल बात यही हुई थी कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे, और कोशिश करेंगे कि आज 30 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में हो जाए। और आई होप आज 20 या 22 मिनट में हम 30 क्वेश्चन कर लें। चलिए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, वुडवर्थ, गेट्स, स्किनर और हल ने। तो देखिए, री जो दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया है, वो हल साहब ने दिया है, आपको पता होगा। और इस पहले क्वेश्चन के आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वुडवर्थ साहब ने अधिगम के बारे में क्या कहा है, अगर आपको पता है तो बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ठीक है, अधिगम की बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है, जो औपचारिक तरीके से होती है। ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, अर्जन, परिपक्वता से नहीं, उपयुक्त सभी। दूसरे के सही ऑप्शन से की बात कर ली जाए तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ परिपक्वता आप रखिएगा। सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन होता है अधिगम के बाद। अर्जन भी हम करते हैं, कुछ वातावरण से सीखते हैं, कुछ अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, कुछ औपचारिक तरीके से सीखते हैं। और परिपक्वता तो आपको होनी चाहिए, तभी आप जो है अधिगम सीख पाएंगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम, प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, प्रयत्न और भूल जो ये सिद्धांत है वो आपको पता है किसने दिया, और इसके आगे क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, तो इसके आगे क्वेश्चन है, उस पर बात हम लोग करेंगे। ऑप्शन है लक्ष्य, प्रेरणा, क्रिया और अभ्यास। तो तीसरे ऑप्शन की सही बात कर ली जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है सब। तो अधिगम में प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो काम हो जाएगा वो आपके लिए मोटिवेशन हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगी। जब हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो चीज़ों को न भूले। अगर भूल भी जाता है तो दोबारा से उसे अभ्यास करने का, प्रयास करने का वो कोशिश करेगा, तो प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसको नियम कानून पता है। बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो क्या है, चीज़ों को सही तरीके से नहीं बच्चा कर पा रहा है, और थोड़ा सा हम उसको मोटिवेट कर देंगे तो बच्चा उस चीज़ को सीख जाएगा, पूरा काम सीख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को अधिगम सिद्धांत हेतु विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पावलाव, स्किनर, लेविन और टॉलमैन। तो देखिए, सही आंसर की बात कर लीजिए 4 के, तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। स्किनर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे चलिए चलते हैं। पावलाव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? ठीक है, किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बंदर पर, बिल्ली पर और चूहे पर। देखिए, जब क्लासिकल अनुबंधन की बात होती है, पावलाव ने जो सिद्धांत दिया है, तो 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उन्होंने कुत्ते पर अपना जो है प्रयोग किया था, जहाँ पे घंटी और कुत्ते की जो लार है और जो भोजन है, ठीक है, ये इन 3 चीज़ों पर इन्होंने
जो है सिद्धांत को पूरी तरह से बताया हुआ है। और ये एक अलग टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनुबंधन काम करता है, कंडीशंस किस प्रकार से होती हैं वहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं। क्रिया प्रसूत बहुत ही जाना पहचाना, जैसे कि आप पावलोव ने कुत्ते पर जो किया है प्रयोग उसका, और ये जो क्रिया प्रसूत है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले जो अभी अभी आपने देखा होगा जो है कि सी टेट और यूपी टेट, उसमें बहुत ज़्यादा पावलाव और थॉर्नडाइक साहब और पियाजे वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो क्रिया प्रसूत अधिगम निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव या हल्के? 6 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि स्किनर साहब ने ही दिया है क्रिया प्रसूत अधिगम, दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? सीखने का संरचनावादियों ने, व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, मनोविश्लेषणवादियों ने। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों ने। अब सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? और आगे भी क्वेश्चन है, देखिए आगे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बात क्या। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किस पर किया? बंदर पर, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उन्होंने किस पर किया है? चिंपैंजी पर। और ये जो हम लोग 7वां क्वेश्चन अभी देखें कि अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ का सिद्धांत जो दिया है वो कोहलर साहब ने दिया है, और इसका प्रयोग उन्होंने किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि चिंपैंजी को एक जो है लॉक कर दिया था और पिंजड़े में, और वहाँ पे केला रख दिया था और वहाँ पे उसका जो है डंडा एक बड़ा सा मोटा सा रख दिया था। पहले जो वनमानुष होता है, चिंपैंजी होता है, वो क्या करता है कि चीज़ों को हाथ से छूने की कोशिश करता है। जब नहीं छू पाता है तो बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में अचानक से बत्ती जलती है, जिसको आप सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और अचानक से वो क्या करता है, देखता है कि हमारे पास में क्या है, डंडा है, उससे अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा तो मुझे केला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को रखा है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने का तरीका क्या है? अभिप्रेरणा देना, मोटिवेट करना, प्रलोभन देना, लालच देना, नई शिक्षण तकनीकी प्रयुक्त करके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9वें के सही आंसर की बात आपको पता है कि जहाँ कुछ तरीका काम नहीं करता वहाँ मोटिवेशन काम करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति बच्चा नहीं होगा जो किसी चीज़ को सीख रहा है और बार बार उसमें फेल हो जा रहा है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है मोटिवेशन। जैसा कि आप अब तक अगर सी टेट यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने पहले बार में चीज़ों को क्लियर करिए। लेकिन अगर आप 1-2 बार असफल रहे, चिंता की कोई बात नहीं, इस बार आपका पक्का है। और मोटिवेट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आगे चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करी जाए कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो 10वें की सही बात कर ली जाए कि जब तक आप कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। प्रशंसा करने से, प्रशंसा कुछ देर तक आपको प्रशंसित कर सकती है। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया तो हमने आपकी प्रशंसा की, पुरस्कार दिया और आपका नेतृत्व किया, मतलब कि आपको रास्ता बताया। जैसे वाइगोत्स्की साहब जी कहते हैं, जिसको पाड़ कहते हैं, बच्चों को हो जाता है और वो वयस्कों द्वारा भरा जाता है, जो खाली स्थान होता है जहाँ बच्चा पहुँच नहीं पाता है। थोड़ी सी हमारी हेल्प से या जो है वयस्कों के हेल्प से बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जेडपीडी जो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं, तो वहाँ पे ये बात कह ली जाए कि अधिगम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? चौथा ऑप्शन, कि जब तक किसी चीज़ को, जो भी आपका गोल है उसको पाने के लिए अगर आपके मन में पूरा दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को नहीं पा सकते प्रशंसा, पुरस्कार और नेतृत्व से। ठीक है, मार्ग दिखाने वाला कुछ दूर तक ही चल सकता है, पूरा रास्ता आपको तय नहीं करा सकता। तो वो आपके मन में होना चाहिए कि मुझे ये क्लियर करना है इस बार यूपी टेट सी टेट चाहे जो भी एग्ज़ाम, और आप करके रहेंगे और उसके लिए मेहनत करते रहिए, आप क्लियर कर पाएंगे। आगे देखते हैं ग्राह्य के सही आंसर जो है ग्राह्य का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, सिम्पसन का, वुडवर्थ का और मार्शल का। तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन से हो जाता है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ साहब का। आगे देख लेते हैं, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव और वुडवर्थ। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कोहलर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास।
तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका तीसरा, संज्ञानात्मक विकास। इसमें उन्होंने नियम दिए हैं और कितने हैं उसमें पहलू अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितनी अवस्थाएं इसमें बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, किसने किया था? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। इसके पहले अभी भी हम लोगों ने बात की क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसमें अनुकूलन सिर्फ जोड़ दिया है। तो 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए दूसरा ऑप्शन ही होगा। बस ये थोड़ा सा अगर अलग हो जाए तो हाँ, कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो जो डिफिनीशन होती हैं वो किसी दूसरे के द्वारा दी गई होती हैं थोड़ी से चेंज में। लेकिन यहाँ पे अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहे या सिर्फ क्रिया प्रसूत सिद्धांत करे, वो आपका स्किनर साहब भी सही होंगे। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में भावनाओं ने प्रयोग किया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। पावलाव ने डैश संबंध प्रतिक्रिया के लिए के सिद्धांत में पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर और चूहे पर। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ते पर, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक साहब ने जो सीखने का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने जो है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया। ये सारे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब उन पर रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो जब प्रश्न बनेंगे उनसे एक अच्छे लेवल का, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे बातें चर्चा अधिक देरी तक होगी। चलिए, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है? तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सीखने का वक्र, ठीक है, वो सीखने के प्रगति का सूचक है कि कभी कभी सीखने का जो सीखना है, अधिगम है, वो हमारा लगातार नहीं, एक ही श्रेणी में, मतलब लाइनर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये सीखने का पठार और सीखने का वक्र एक टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्दृष्टि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि वाला सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर और चूहों पर। तो ये क्वेश्चन देखिए सिर्फ घुमा फिरा के ही पूछा गया है और ये है आपका दूसरा ऑप्शन जो अभी अभी हम लोगों ने किया। क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के पूछ सकता है, डैश दे सकता है, मिलान के लिए पूछ सकता है, लेकिन चीज़ें बदलेंगी नहीं, बस आप श्योर रहें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमारा 1 नंबर ले जाता है और 1 नंबर आप जानते हैं मेरिट में आने के लिए कितना मायने रखती है। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया? पावलाव, स्किनर, वाटसन और थॉर्नडाइक। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि अगर किसी ने सीडीपी पढ़ी तो शुरुआत यहीं से होगी, है कि नहीं? जब भी आप शुरुआत करेंगे तो नियमों से ही शुरुआत करेंगे और बहुत लोग ऐसे हैं जो थॉर्नडाइक से ही शुरू, उनके थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से ही शुरू करते हैं और सारी चीज़ें हम वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है और उसी में तत्परता का सिद्धांत, ये सब गौड़ नियम है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्यवहार व्याख्या करता है? माफी चाहती हूँ, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या, ठीक है, व्याख्या। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन है? वो हैं आपके सिगमंड फ्रायड साहब, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। और व्यवहारवाद के वाटसन है, ठीक है। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान ही गए होंगे कि 20 का जो सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन, गेस्टाल्टवाद, क्योंकि कोहलर साहब जो है पाक्ता, कोहलर, ये सभी लोग गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवाद जो है एक टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है। जैसे जो सीखने का जो संप्रदाय है, संप्रदाय सभी लोगों ने अपना अपना बनाया था, स्कूल्स बनाया था, तो उस पर डिटेल में बात होगी। सीखने के नियम दिए हैं पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत, सीखने का नियम, जो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सारे नियम थॉर्नडाइक साहब द्वारा दिए गए। सीखना क्या है?
व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो देखिए सीखना क्या है, जब आप कोई चीज़ सीख लेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा कि आपको जो पहले से आपकी मनोदृष्टि होगी उस टॉपिक को लेकर, उस चीज़ को लेकर जो आपको नहीं आती थी वो आपको आ जाएगी, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा कि ये आसान है। क्योंकि देखिए जैसा कि नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें ठीक अच्छा लगता है, अच्छे से आता है, वो हमें आसान लगता है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। और जिस बच्चे को नहीं आती है वो सब्जेक्ट, वो उसके लिए टफ लगता है, तो व्यवहार में परिवर्तन दोनों में है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम हाँ मिलता है। जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो आप अफोर्ड करते हैं, वो आपका परिणाम निकल के आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन परिणाम आता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन हो जाता है कि हमने जो चीज़ सीखा है वो व्यवहार में हमारे मिल जाता है, और ये होता है कि हम चीज़ों को अस्थायी तरीके से सीख लेते हैं। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक अभी अभी हम लोगों ने बात करी, ठीक है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर और पावला। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए, थॉर्नडाइक साहब। एक ही क्वेश्चन 2-3 बार घुमा फिरा के पूछा गया। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। नेगेटिव पूछा है, नहीं। गलत पूछा है, जो गलत होगा वही सही होगा। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, सही है। उसे दंडित करना चाहिए, नहीं। सीखने के पठार, जैसे सीखने का पठार का मतलब है कि सीखने में मुश्किल जहाँ आती है वहाँ पे उसे बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी विधि से सिखाना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। उसके जो रीज़न है, किस रीज़न से वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है चीज़ों को, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही गलत है, गलत पूछा है तो गलत ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? कार्य से, परिणाम से, अपेक्षा से, तत्परता से। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिया है, और यही जो है सही भी है। आगे देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, अनुकरण मतलब इमिटेशन, ठीक है, नकल करना, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, यह सभी। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं तो इसका एक ये रीज़न होता है कि हम उसका अनुकरण करें, कॉपी करें, देख देख के चीज़ों को सीखें, पहला। दूसरा, कभी कभी हमारी प्रशंसा होती है और निंदा भी होती है, तो हमें बहुत हर्ट होता है और हम उस चीज़ को और जल्दी सीखने की का प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता, जब हमारा, वैसे तो जो सीडीपी के पेडागॉजी सेशन या किसी भी सब्जेक्ट के पेडागॉजी सेशन की बात करी जाए तो वहाँ पे जहाँ प्रतियोगिता की बात होती है उस चीज़ को नकारा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का जो कारक की जो बात हुई है, घटक की जो बात हुई है, वो तीनों ऑप्शन सही होंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना गया है? किसी बालक को सिखाने में मोटिवेशन का क्या कार्य है, क्या उसका जो है उपयोग है, यूज क्या है, वो पूछा जा रहा है। बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, उपयुक्त सभी। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही है, मोटिवेशन इन सब पे क्या है, अपना काम कर देता है। आगे देखते हैं, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किसके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उन्होंने संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कही है, जिसमें उन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी हैं जो आपको पता ही होंगी, ठीक है। सेंसरी मोटर जो है वो है आपका, और फिर दूसरा है, तीसरा, चौथा, 3 है ऐसे, चौथा अमूर्त है, तीसरा अमूर्त है, और दूसरा बहुत ही इजी है, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे याद आता है 30वें क्वेश्चन तक तो बताते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, ठीक है, खेल का मैदान, सभागार, घर और विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय और कक्षा का वातावरण संज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है।
व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है क्या? सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो देखिए, जो चीज़ हमको नहीं आती है वो बार बार हम प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें हमें आ जाएगी, अस्थाई वो परिवर्तन हो जाता है। तो 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? सीखना, यानी कि लर्निंग कहते हैं। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।